हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पांडे सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। ये हम संबंध अवतल दर्पण के लिए प्रयोग करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हम कलई कर रहे हैं। मुख्य अक्ष ये P ध्रुव, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C। तो हमें वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध स्थापित करना है। इसके लिए फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आपको पहले समझाते हैं कि क्या संबंध है। कि जब दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक, यह है दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है ना। तो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या दर्पण के द्वारक से जब छोटा हो जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है, तो दर्पण की फोकस दूरी इस वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आर की आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, F बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी, F बराबर R/2। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इस फार्मूले को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहले हम इसकी परिभाषाओं को समझेंगे। देखिए, यदि किसी दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R की आधी हो जाती है, अर्थात F R/2। इसी को हमें प्रूफ करना है। अभी हम इसमें संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए, इस फार्मूले को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस फार्मूले को हम कह सकते हैं क्या, कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अगर दोगुनी हो तो R बराबर 2F, और ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो तो F बराबर R/2। ठीक, तो आप वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आइए हम इसके सूत्र को स्थापित करें। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है P, F और यहाँ C। मुख्य अक्ष के समांतर सबसे पहले एक प्रकाश की किरण ले जाएंगे और ये परावर्तन के बाद F से होकर निकल जाती है। ठीक, इस किरण को मानते हैं हम A और B, और ये इस प्रकार से निकल जाती है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, C से हम B पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है। ये अभिलंब हो जाता है, ये आपतित किरण हो जाती है, ये परावर्तित किरण हो जाती है। तो यहाँ पर अभिलंब के साथ यहाँ पर कोण बनता है I और यहाँ बनता है R। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। यह आपको बताया गया है परावर्तन के नियम से। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। हम जानते हैं। देखिए, नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पर ये हमने कल किया। परावर्तन का नियम क्या है कि इसके दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी चित्र को हम इस प्रकार से बना दिए हैं, देखिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस कोण को लिखेंगे कैसे? तो किसी भी कोण को लिखने के लिए हमें 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें इस कोण को लिखना है तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ, सी बी एफ लिखेंगे ना। तो देखिए ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर। इसको समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक। अब इसमें और समझते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है इस प्रकार से, तो ये कोण क्या होती है? इस कोण के बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है? तो देखिए अब यहाँ पर समांतर क्या है? देखिए ये रेखा समांतर रेखा मान लीजिए है इस प्रकार से, ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो कोण आई है, ये कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा। समांतर भुजाएं हैं ये दोनों और ये तिर्यक रेखा है, तो ये आई और ये इस कोण के बराबर होगा। तो बताइए इन दोनों कोण को कैसे लिखेंगे? तो पहले इस कोण को लिखेंगे ए बी सी, फिर लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल है। अब इस एंगल को लिखना है, कैसे लिखेंगे? बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। तो ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो हम देखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में एक पार्ट इक्वल है, तो ये पार्ट भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक। तो अब चित्र में देखते हैं सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी जो बीच में लिखा होता है उसी कोण की चर्चा होती है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो कोण सी बी एफ, सी बी एफ, ये कोण बी सी एफ, बी सी एफ, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का इस प्रकार से निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ बी है, यहाँ एफ है, यहाँ पर सी है, तो ये दोनों कोण बराबर होता है। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके सम्मुख भुजा क्या है? बी और एफ, और इसके सम्मुख क्या है? सी और एफ। ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसको हम लोग ठीक से समझते हैं, नोट कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। तो हम यहाँ पर एम और एन एक अवतल दर्पण को मान लेंगे। उसके बाद क्या कि पी ध्रुव, एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र है। तो देखिए पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र है। उसके बाद पी एक्स मुख्य अक्ष है, पी और एक्स क्या मान लिए? मुख्य अक्ष। तो हम क्या करेंगे कि एक बिंदु बी से प्रकाश की किरण दर्पण पर ए बिंदु पर टकराती है। तो एक बिंदु से बी है, एक बिंदु से बी की किरण ए पर टकराती है, ठीक। बी से ए पे टकराती है तथा बिंदु एफ से होकर निकल जाती है। तो बिंदु एफ से होकर निकल जाती है, ठीक। अब सी से एक अभिलंब खींचते हैं। तो सी से एक अभिलंब ए पर खींचते हैं। तो आप इसे वीडियो को रोक करके इस की रचना को लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसके चित्र को इस प्रकार बनाते हैं। तब आगे की ओर हम आपको समझाते हैं। एम और एन एक दर्पण है, ठीक। तो आप जल्दी से इस चित्र को बना लीजिए और आप इसकी संरचना को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद उसको नोट कीजिए। तो आपको बताया गया था क्या शुरू में कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि
एंगल BAC, देखिए BAC बराबर होगा CAF। तो हम लिख सकते हैं CAF, ये कोण दोनों आपस में बराबर, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं मान चलिए, और ये इस तिर्यक रेखाएं हैं, तो ये एक ही तरफ के अंतःकोण है, एकांतर कोण। ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। हम लोग रूल जानते हैं कि यदि कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो उसके अंदर के एक ही तरफ के विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब इस एंगल को लिखेंगे कैसे? BAC, उसके बाद ACF। तो हम यहाँ लिखते हैं कि BAC इक्वल टू एंगल ACF, एकांतर अंतःकोण। अभी आपको समझाया गया समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट सेकंड में देखते हैं कि इधर का भाग इक्वल है तो ये भी भाग क्या होगा? इक्वल। तो हम यहाँ लिख दिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एंगल CAF इक्वल टू एंगल ACF। अब ये कोण इस कोण के अब बराबर आ गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने प्राप्त किया था कि ये कोण इस कोण के बराबर आ गया। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख सामने का भुजा ये वाला मतलब AF, और इसके सम्मुख भुजा ये वाला C और F, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर हों तो उसके सम्मुख की भुजा बराबर होती है। देखिए CF बराबर AF, हमने क्या बताया? CF बराबर AF या AF बराबर CF। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो दर्पण का द्वारक जब धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ऐसे ये पॉइंट जब छोटा हो जाता है तो ए बिंदु, ये जो है ए बिंदु, ये यहाँ पर है ना, ये ए बिंदु है। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है, मान लीजिए कि ये दर्पण का द्वारक है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दर्पण का द्वारक है। जब ये छोटा हो जाता है तो ये जो बिंदु है यहाँ पर A और F, ये AF कहाँ जाता है? दर्पण के निकट आ जाता है। इस प्रकार से दर्पण के निकट आ जाता है, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। ये जो AF है ना, AF, ये कहाँ जाता है? जब द्वारक छोटा हो जाता है तो F बिंदु के ध्रुव के निकट आ जाता है। तो जो हम ये लिखते थे AF, अब लिखेंगे PF, मतलब AF के जगह पर PF लिखेंगे। क्यों? दर्पण का द्वारक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है तो A बिंदु P के निकट आ जाता है। ये A बिंदु कहाँ जाता है? P के निकट आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि अभी हम लोग लिखे थे क्या? देखिए हम लोग लिखे थे CF बराबर AF, तो यहाँ A बिंदु P के निकट आया है तो AF जब क्या लिखेंगे? PF। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये CF तो लिखे, अब AF जब क्या लिखेंगे? PF। क्यों? क्योंकि ये A बिंदु P के निकट आ गया, तो ये अब AF ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? PF। ठीक, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? P और ध्रुव से मापी जाती हैं। तो एक तो P के फॉर्म में दिया है PF, अब CF को भी P बनाना है P के फॉर्म में। तो हम जैसे लिखा हुआ है कि PF बराबर इधर लिखा है CF, तो इस CF को भी हमें P बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक P है, F है, यहाँ C है। अच्छा मानिए चलिए यहाँ की दूरी आपका 8 सेंटीमीटर दिया हो और यहाँ की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया हो और ये निकालना हो, तो 8 में से 2 को घटा लेंगे, कितना जाएगा? 6। तो आपने क्या किया? P से C को पहले लिया, P को C को पहले लिया और उसमें से घटाया P और F को, P और F को घटा दिया, तो मान आया किसका? C और F का।
सी और एफ का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये सी एफ की जगह पर पी सी माइनस पी एफ, बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा दिए, इसका मान आ गया, और ये सी एफ पी के फॉर्म में आ गया। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ध्रुव क्या है पी, तो ये सभी दूरियां क्या हो गई पी के फॉर्म में हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि सी एफ बराबर क्या लिखेंगे पी एफ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी एफ की जगह पर हमने निकाला, सी एफ की जगह पर लिखते हैं पी सी माइनस पी एफ। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सी एफ जगह पी सी माइनस पी एफ, इधर पहले से पी एफ दे रखा है, इस पी एफ को माइनस पी एफ को इधर ले जाएंगे तो प्लस पी एफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक पी एफ है एक पी एफ है, मिलकर कितना हो गया 2 पी एफ, और यहाँ बचा क्या पी सी। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अब देखिए पी से सी तक दूरी, ये जो पी सी लिखे हैं पी से सी तक दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं। अब पी से एफ तक दूरी, ये यहाँ तक आर कहलाता है ना। अब पी से एफ तक दूरी कहलाती है फोकस दूरी, इसे हम एफ से प्रेजेंट करते हैं। और चिन्ह परिपाटी में बताया गया कि बाईं ओर मापी गई दूरियां माइनस में होती हैं। अब जो चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे वहाँ एफ क्या होगा माइनस, आर क्या होगा माइनस। तो हम यहाँ यूज करते हैं कि पी सी वक्रता त्रिज्या, यहाँ क्या लिख देते हैं माइनस आर, क्या चिन्ह परिपाटी का प्रयोग से। अब पी एफ क्या है फोकस दूरी, ये भी क्या माइनस एफ। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं कि पी सी की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस आर, क्या रख दिए माइनस आर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी की जगह पे क्या माइनस आर, और इधर लिख देंगे क्या -2f लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो r/2 इधर क्या बचेगा f। तो यही हमने लिखा है कि यहाँ r2f हो गया, f इधर आ गया, तो कितना हो गया f बराबर r/2। इसको सही करके लिख देते हैं f बराबर r/2, इट्स प्रूव्ड। तो अगर आप ये समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोककर आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपको नोट करने का समय दे रहा हूँ, चित्र बना लीजिए आप। चाहे तो आप पहले वाले नोट को नोट कर सकते हैं, या तो इस नोट को आप शॉर्ट करके इस प्रकार लिख सकते हैं। नोट कर लिए, चलिए आगे देखिए। वीडियो को रोक करके आप नोट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए। चिन्ह परिपाटी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि चिन्ह परिपाटी से, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारा f बराबर r/2 प्रूफ होता है। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। कुछ आंकिक प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए कैसे आता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। r ज्ञात करना है, तो ये आपको बताया गया f बराबर r/2 लिख सकते हैं अगर फोकस दूरी ज्ञात करना हो। अगर r ज्ञात करना हो तो 2f लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या ज्ञात करना, वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि r बराबर 2f, f कितना दिया 25, 25 गुणे 2 करेंगे कितना होगा 50। छोटा सा क्वेश्चन था। एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या r दे रखा है 25 सेंटीमीटर, f r/2, तो हम करेंगे r को 15/2 डिवाइड करते हैं तो 7.5 आता है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 37 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 37/2 कर देंगे, 18.5 आ जाता है। ठीक, अब हम लोग अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा फोकस दूरी, और क्या कहते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, क्वेश्चन है। तो क्या संबंध है, तो ये ऑप्शन दिया रहता है, तो ये ऑप्शन सही रहता है
आर बराबर 2f या फिर f बराबर r/2। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन में रहता है। हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो क्या होगा, देखिए वो हम पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध, इसे पढ़ने वाले हैं। इस फार्मूले को हम सत्यापित करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए हम इसको अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, तो इसे हम अगले वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।